स्कोप ऑफ EIA। एक क्वेश्चन आपका जो बनता है सिंपल से कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ EIA। तो EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री भी ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि कब से ये स्टार्ट हुआ। अब जो EIA है, क्या इसका स्कोप है? EIA का जो स्कोप है, अगर मैं इसको यहाँ समझाऊँ, स्कोप ऑफ EIA, ठीक है। EIA क्या करता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। देन सेकेंड, this is the evaluation or we can say assessment of environmental impact या potential impacts। तो पहले उसने आइडेंटिफाई किए वेरियस पैरामीटर्स, उसके बाद इवेल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और पोटेंशियल इम्पैक्ट बाय वेरियस मेथड्स। देन आफ्टर इवेल्यूशन, जब पोटेंशियल इम्पैक्ट इवेल्यूट हो गए तो उसके बाद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर सामने आ रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स के लिए फिर पर्टिकुलर कुछ मिटिगेशन मेजर्स सजेस्ट किए जाएंगे। सो देन मिटिगेशन मेजर्स एंड मॉनिटरिंग। तो मिटिगेशन मेजर्स मीन्स अगर कुछ कहीं पर एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है सपोज़ किसी प्रोजेक्ट से, या फिर कहीं पर वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, ये जो हमें यहाँ पर जब उसका असेसमेंट किया गया इम्पैक्ट का तो उससे मालूम चला, तो उसके लिए कुछ सजेस्टिव मेजर्स दिए जाएंगे या अल्टरनेटिव मेजर्स दिए जाएंगे जिसको हम बोलेंगे मिटिगेशन मेजर्स। और उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, मॉनिटरिंग इन फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इन फेस ऑफ operation for a particular period. So mitigation and measures. Then जब measures, alternative measures आ चुके हैं, monitoring का concept आ चुका है, अब इसके बाद review of EIS. EIS is environmental impact statement. EIS और एक अलग क्लास होगी। तो EIS इज़ नोन एज अ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। तो EIS जो इस पूरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बना होगा उसका रिव्यू किया जाएगा। तो रिव्यू ऑफ EIS प्रोसेस फॉर गेटिंग अप्रूवल, for getting approval, right? So this is the scope of EIA: identification, evaluation, mitigation measures, then review of EIA process, then finally getting approval from authority, main authority, right? So scope of EIA gives appraisal of policies or appraisal of suggestive measures or appraisal of proposed action, proposed event. This is a considerable scope of EIA, right? तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि ये सब व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ EIA डिफाइन, तो स्कोप ऑफ EIA में आप इसी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, फिर इनको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे कि व्हाट इज़ द criteria of identification of environmental parameter, what is the criteria of evaluation of environmental impact, some examples of mitigation measures, then finally review of EIS। ये सब धीरे धीरे आप अभी आगे पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस आपका उसमें इजीली तैयार हो जाता है। बट मेन जो की पॉइंट्स है कि आपको ये सब स्कोप में शो होना चाहिए।
और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जब भी आप लिखते हैं तो उसमें अगर आप कुछ चार्ट, कुछ ग्राफ और इससे अगर कुछ थ्योरी के की पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं तो वो एग्जामिनर के सामने एकदम से उभर के आते हैं और वो मार्क्स दे देता है। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप बिल्कुल पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो कई बार बहुत सारी चीज़ें कॉपी चेकिंग में छूट जाती हैं या मालूम नहीं चलती हैं। इसलिए आप हमेशा की पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। अब स्कोप ऑफ EIA के बाद हम जो इसके एक ब्रॉड कैटेगरीज़ है इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स की वो देखते हैं कि फाइनली EIA प्रोसेस में कौन से ब्रॉड पैरामीटर्स देखे जाते हैं। और भी कैसे ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ environmental parameters for EIA consideration. राइट, इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट आर वेरियस ब्रॉड कैटेगरीज फॉर EIA प्रोसेस, या व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स विच कैन कंसिडर इन EIA प्रोसेस। तो जब हम ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है दैट इज़ द फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स। राइट, फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स मतलब कि जो पैरामीटर्स आपको बाय ऑब्जर्वेशन वहाँ पर दिख रहा है। जैसे पर्टिकुलर किसी भी साइट पे कोई प्रोजेक्ट आना है तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि कोई सरफेस वाटर ऑलरेडी वहाँ पर है, जियोलॉजी किस टाइप की है, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ पे, और एयर क्वालिटी वहाँ पे कैसी है, वहाँ पे नॉइज़ कैसा आ रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन कैसा है वहाँ पे, और लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है वहाँ पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब आएगा फिज़िकल केमिकल पैरामीटर्स में। इन शॉर्ट वी कैन से जियोलॉजी, देन वाटर क्वालिटी और वाटर पैरामीटर, वाटर एंड ग्राउंड, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर पैरामीटर्स, नॉइज़ इफेक्ट etc. Second category is biological parameters. Biological parameters means पर्टिकुलर साइट पर किस टाइप की बायोलॉजी है, वहाँ पे स्पीशीज़ कौन सी पाई जा रही हैं, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह कैसी हैं, या और फ्लोरा एंड फोना की जो स्टडी है वो इसमें की जाएगी। सो फ्लोरा एंड फोना, देन बर्ड्स, ममल्स, ठीक है, पर्टिकुलर इस बायोलॉजिकल स्पीशीज़ एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। फिर फिजिकल केमिकल पैरामीटर, this is the first, second is the biological parameter, and third parameter that is a cultural parameter, cultural environmental parameters. What is the cultural environmental parameters? Cultural environmental parameter means उस particular site पर कोई historic monuments है या फिर कोई एंशियंट कोई मोनूमेंट्स है और जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें आएंगी कल्चरल इन्वायरमेंटल पैरामीटर में। मींस हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और आर्कियोलॉजिकल साइट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्सेट्रा। तो ये सब आएगा कल्चरल इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स में। अब कल्चरल इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के बाद जो इसमें लास्ट कैटेगरी आती है, इसको मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, दैट इज फोर्थ, सोशियो
इकोनॉमिक पैरामीटर्स। सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हैं दैट इज़ अ रिलेटेड टू ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट मीन्स कि पर्टिकुलर साइट के आसपास या उस साइट पर वहाँ का रोड नेटवर्क कैसा है, वहाँ पे वाटर सप्लाई नेटवर्क कैसा है, सीवरेज नेटवर्क कैसा है, मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे है या नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं, और इसके बाद कोई स्कूल्स होंगे वहाँ, या फिर कोई वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल साइट होगी, लाइक दिस। तो ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में। तो मेन जो ब्रॉड कैटेगरी है वो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स की, जिसको हम EIA में कंसिडर करते हैं, दैट इज़ फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, कल्चरल पैरामीटर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अब इन्हीं ब्रॉड कैटेगरीज से काफ़ी सारे आपके पैरामीटर्स बनते हैं, पूरी एक लिस्ट तैयार होती है। अब पर्टिकुलर कोई भी अगर प्रोजेक्ट आना है तो उस प्रोजेक्ट में से सारे पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होगी, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें एक पूरे पैरामीटर्स की लिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से पैरामीटर्स किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका आगे चल के इम्पैक्ट एनालिसिस होगा।